हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट में आपका स्वागत है। और द हिंदू न्यूज़पेपर जो कि 24 अक्टूबर का था, संडे में साइंस एंड टेक का पेज यहाँ पर आता है। और हम 24 अक्टूबर का ये पेज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे आर्टिकल्स काम के हैं, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। इस टाइप के काफ़ी सारे आर्टिकल इसके अंदर हैं और देखते हैं कि ये वाला आर्टिकल काम का नहीं है, ठीक है। तो सीधे न्यूज़ की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल से क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं। जैसे पहला आर्टिकल यहाँ पर था, गाइड टू हॉट जुपिटर्स, ठीक है। तो अब ये स्टडी यहाँ पर हुई और स्टडी छपी है नेचर एस्ट्रोनॉमी के अंदर, बट ये सब हमारे काम का नहीं है। यहाँ पर एक टर्म जो है वो निकल करके आई है जिसका नाम है हॉट जुपिटर्स। ये हॉट जुपिटर्स टर्म के बारे में हमको पता होना चाहिए कि क्या होता है। देखिए, बहुत सिंपल है, ठीक। देखिए, एक डिकेड के अंदर लगभग 10 साल के अंदर यहाँ पर आपको 1000 से ज़्यादा एक्सोप्लैनेट्स ऐसे प्लैनेट होते हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो प्लैनेट्स हैं हमें बहुत सारे यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। उनमें से ऐसे एक्सोप्लैनेट जिनका मास हमारे जुपिटर के जैसा होता है, उनको हम, या फिर उनकी संरचना हमारे जुपिटर के जैसी होती है, उनको हम हॉट जुपिटर कहते हैं। हॉट जुपिटर्स आर एक्सोप्लैनेट्स, मतलब ये एक्सोप्लैनेट होते हैं जिनका मास, जिनकी संरचना हमारे, यानी कि जो अपना सोलार सिस्टम है जिसमें सूरज बीच में है और ये ग्रह बाकी के हैं, ठीक है। तो उनमें अपने जुपिटर की जैसी उनकी संरचना होती है, उनको हॉट जुपिटर कहा जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि मैनी ऑफ दीज एक्जोटिक वर्ड्स, यानी कि ऐसे एक्सोप्लैनेट्स, बिलोंग टू द क्लास नोन एज हॉट जुपिटर। इनको हॉट जुपिटर के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। दीज आर गैस जायंट, तो हमारा जुपिटर भी इस तरीके का है, गैस जायंट है, ठीक है। तो गैस की मात्रा वहाँ पर गैस से ही बना हुआ है एक्चुअली, ठीक है। तो गैस जायंट इसको यहाँ पर कहा जाता है। तो जितने भी हॉट जुपिटर हैं उनको गैस जायंट कहा जाता है, लाइक जुपिटर, ठीक है। जुपिटर की तरह होते हैं, लेकिन ये जुपिटर से ज़्यादा हॉट होते हैं, इसीलिए इनके आगे हॉट जुपिटर नाम की टर्म लगा दी गई है। क्यों होते हैं ये हॉट ज़्यादा? देखिए, हमारा जुपिटर जो है वो सूरज से काफ़ी दूर है, ठीक है। सूरज से पहले 4 ग्रह और पड़ते हैं, उसके बाद आपका ये जुपिटर आता है, ओके। लेकिन जो बाहर के ओर हमें एक्सोप्लैनेट यानी हॉट जुपिटर यहाँ पर देखने के लिए मिले हैं, वो बहुत ही क्लोज हैं। दे आर वेरी क्लोज टू देयर देयर स्टार, आवर स्टार सन, और उनका स्टार होगा, ठीक है। तो वो अपने स्टार के बहुत ज़्यादा करीब हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हॉट यहाँ पर हैं। तो दीज आर गैस जायंट लाइक जुपिटर बट मच हॉटर, with orbits that take them uh, that take them favorably close to their stars, ठीक है। तो उनके स्टार के बहुत ज़्यादा क्लोज में यहाँ पर होते हैं, लगभग 0.1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट करीब में होते हैं, ठीक है। तो ये 10 टाइम्स क्लोजर हैं। जैसे अपना जुपिटर है, वो सन से जितना दूर है उससे 10 टाइम्स क्लोजर ये यहाँ पर होते हैं, इसी वजह से ये हॉट होते हैं, ठीक है। तो ये सब पूरा आपको हॉट जुपिटर क्या होते हैं इसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन यहाँ से निकल करके आती है। इतना आपको यहाँ से जान लेना था। उसके बाद यहाँ पर आया लाइफ ऑफ एंशियंट रूबीज़। अच्छा, ये पिछले आर्टिकल में इसी चीज़ों के ऊपर डिस्कवरी चल रही है कि फील्ड गाइड हमें पता चली, और ज़्यादा इनके बारे में पता लगेगा क्योंकि इनके ऊपर अभी डिस्कवरी चल रही है। अगला आर्टिकल है लाइफ इन एंशियंट रूबीज़। तो जो रूबी आपका एक टाइप का जो है वो पत्थर होता है, ठीक है। और इस पत्थर के ऊपर यहाँ पर हमें डिपॉजिट्स देखने के लिए मिले हैं ग्रीनलैंड के अंदर, और कुछ आर्टिकल में काम का नहीं था, लेकिन जब इसके ऊपर थोड़ा सा और पता करने की कोशिश की गई तो पता चला कि हाँ, 2 पॉइंट्स निकल करके आते हैं कि द रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया, जो कि यूरोप के अंदर एक कंट्री है, इज़ द ओनली कंट्री इन द मेनलैंड यूरोप। यूरोप के अंदर सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कंट्री है जहाँ पर रूबी के नेचुरलिंग ओकरिंग डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये रूबी एक तरीके का पत्थर होता है। आपको एंशियंट हिस्ट्री वगैरह के अंदर भी पता चलेगा कि जो अफ़गान थे या फिर फारसीस थे, उनके पास इस तरीके के पत्थरों की भरमार यहाँ पर थी, क्योंकि इस रीजन में सबसे ज़्यादा पत्थर यहाँ पर पाए जाते हैं। लेकिन यूरोप के अंदर नॉर्थ मैसेडोनिया ही ऐसी जगह है जहाँ पर नेचुरल ओकरिंग डिपॉजिट्स रूबी के आपको मिलते हैं, ठीक है। फिर पता चला कि मोगोक वैली, ठीक है। तो दिस वैली MOGOK, ठीक है, मोगोक वैली इन अपर म्यांमार, यानी कि अपना पड़ोसी देश, ठीक है। म्यांमार के अंदर मोगोक वैली का नाम याद रखिएगा, मैच ऑफ द फॉलोइंग में वॉज द सेंचुरीज द वर्ल्ड्स मेन सोर्स ऑफ द रूबीज। तो इस पत्थर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स यहाँ पर ये बनता है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पर निकल करके आए, इनको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद द ऐप ट्रेल, ये जो स्टोरी ये बताती है कि किस तरीके से ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो ऐप हैं, ठीक है, उन पर यहाँ पर ज़्यादा असर हुआ है कंपेयर टू द इकोलॉजिकल फैक्टर, ओके। तो ये तो सिंपल सी ही बातें हैं, बट अभी इसके ऊपर स्टडी चल रही है, ये सब चीज़ें इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बट ये है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़
हाँ इम्पैक्ट कर रही हैं और करती हैं, सबसे ज़्यादा करती हैं इकोलॉजिकल फैक्टर की तुलना में। फिर है ये वार्मिंग लेक्स, और यहाँ पर ये पता लगा कि 40 लेक्स जो कि नॉर्थन अमेरिका की थी और 18 यूरोप की और 2 एशिया की, इन सब के ऊपर स्टडी हुई और पता चला कि 6 टाइम फास्टर जो हैं वो यहाँ पर ये वार्म हो रही हैं, जो आपकी लेक्स हैं वो वार्म हो रही हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। और 1992 से लेकर के 2016 तक, यानी कि पिछले 24 सालों में जितनी ये गर्म हुई हैं, इसके पहले 100 सालों में इतनी गर्म कभी नहीं हुई। ठीक है, तो वही इम्पैक्ट ग्लोबल वार्मिंग का, क्लाइमेट चेंज का, ग्रीन हाउस गैसेस का। ठीक है, तो ये सब इम्पैक्ट, ये स्टडी यहाँ पर चल रही है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी और ना ही इसमें से आपको याद रखने की ज़रूरत है। उसके बाद मोर स्टडी शोज द सुपीरियरिटी ऑफ हाइब्रिड इम्यूनिटी, ये आर्टिकल हमारे काम का है और यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। पूरा आर्टिकल नहीं है ये बिल्कुल काम का नहीं है, ये भी बिल्कुल काम का नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा काम का है, ये चीज़ हमारे काम की यहाँ पर थे। तो पहले समझते हैं कि बात किस चीज़ के ऊपर हो रही है। देखिए, एक टर्म निकल कर के आई कोविड-19 के दौरान, टर्म का नाम है हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? हर्ड इम्यूनिटी जब आप एक पॉपुलेशन को ऐसा कर देते हो कि किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है, यानी कि जो पूरी पॉपुलेशन या कम्युनिटी है वो इम्यून हो जाती है अगेंस्ट एनी डिजीज़। ठीक है, तो डिजीज़ के अगेंस्ट यहाँ पर अगर आप एक कम्युनिटी का लार्जर पोर्शन उसको आप इम्यून कर देते हो, उसके अंदर एंटीबॉडीज़ जो है वो जनरेट कर देते हो, तो दिस इज़ कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी। ओके, इससे क्या होता है कि पर्सन टू पर्सन के अंदर जो डिजीज़ का स्प्रेड है वो यहाँ पर नहीं हो पाता। एज अ रिजल्ट द होल ऑफ द कम्युनिटी बिकम प्रोटेक्टेड। इस तरीके से जो चैन है वो कोविड-19 की आप कह लीजिए, वो यहाँ पर टूट जाती है। ये अभी कोविड-19 में यूज़ की जा रही है, बट आप इसको किसी भी फील्ड में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कोई भी जो वायरस या फिर इन्फेक्शन वहाँ पर हो सकता है। ठीक है, उसमें आप हर्ड इम्यूनिटी वर्ड को यूज़ कर सकते हो, नॉट जस्ट दोज हु आर इम्यून। तो इस तरीके से आप पूरी कम्युनिटी को इम्यून कर सकते हो। अब अब ये बात निकल के आई कि जो हर्ड इम्यूनिटी आपको हासिल करनी है, इसको हासिल करने के दो तरीके हैं। देयर आर टू मेन पाथवेज टू हर्ड इम्यूनिटी फॉर कोविड-19 इन्फेक्शन एंड वैक्सीन। क्या है? देखिए, दो मेन जो पाथवे हैं वो हैं, पहला इन्फेक्शन और दूसरा है वैक्सीन। दो तरीके हैं। पहला कहा जाता है नेचुरल इन्फेक्शन, दिस पार्ट। इस नेचुरल इन्फेक्शन को प्रायर इन्फेक्शन भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कोविड-19 आपको यहाँ पर हुआ, ठीक है, आपने वैक्सीन नहीं लगवाई, लेकिन कोविड-19 के अगेंस्ट आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ बन गई। ठीक है, नेचुरली आपके शरीर में कोविड-19 के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ यहाँ पर क्रिएट हो गई। तो दिस जो सिस्टम यहाँ पर क्रिएट हुआ विदाउट वैक्सीन, उसको कहेंगे नेचुरल इन्फेक्शन। ठीक है, जब आपको फ्यूचर में कोई भी इन्फेक्शन हुआ, कोई भी इन्फेक्शन फ्यूचर में हो सकता है, लाइक आपको मीज़ल्स हो गया, आपको हेपेटाइटिस बी हो गया, रूबेला हो गया, चिकन पॉक्स हो गया। ठीक है, इस तरीके की कोई भी जो डिज़ीज़ आपको यहाँ पर हो सकती है, उसके अगेंस्ट जो ये एंटीबॉडीज़ आपके शरीर में बनी हैं, ये प्रोटेक्शन का काम करती हैं। तो जो फ्यूचर इन्फेक्शन आपको यहाँ पर होंगे, गौर फरमाइए, जो फ्यूचर इन्फेक्शन आपको यहाँ पर होंगे, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ का काम जब आपकी जो शरीर यहाँ पर करेगा, तो उसको कहेंगे नेचुरल इन्फेक्शन। क्यों? क्योंकि वो जो एंटीबॉडीज़ यहाँ पर बनी हुई हैं, वो किसी वैक्सीन के थ्रू नहीं बनी हैं, वो आपने नेचुरली जनरेट की थी ड्यूरिंग द कोविड-19। ओके, तो कोविड-19 से लड़ने के लिए आपने वो जो एंटीबॉडीज़ अपने शरीर में नेचुरली जनरेट की थी, उनकी बदौलत आपको आने वाले फ्यूचर इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ अपने आप अवेलेबल हो जाती हैं। ओके, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है, ये नेचुरली जनरेट की गई हैं। ठीक है, और इसमें आपने किसी भी तरीके की वैक्सीन जो है उसका शॉट आपने यहाँ पर नहीं लिया था। इसके साथ कुछ प्रॉब्लम भी हैं, लाइक ये डर लगा रहता है कि दोबारा से कोविड-19 जैसी कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है, हाउ लॉन्ग यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग सिक अगेन। ठीक है, तो आप दोबारा कितनी देर तक बचे रहोगे, इस चीज़ की गारंटी इसमें नहीं होती। अगर आप नेचुरली अपने शरीर के अंदर जिसको कहते हैं नेचुरल इन्फेक्शन, मैंने क्लियर किया क्या होता है, वो आप अपने शरीर के अंदर उस तरीके से, उस वे से एंटीबॉडीज़ जनरेट करते हो, तो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि आप दोबारा सिक कब होगे और प्रोटेक्ट रहोगे या नहीं रहोगे। दूसरी चीज़, आपको इसके हेल्थ इम्पैक्ट भी देखने के लिए मिलते हैं। जैसे मान लीजिए आपको फ्यूचर में चिकन पॉक्स हुआ, तो उसके साथ साथ आपको निमोनिया की बीमारी भी हो जाएगी अगर आपने एंटीबॉडीज़ जनरेट की हैं थ्रू नेचुरल इन्फेक्शन, ओके, विदाउट वैक्सीन। या फिर आपको रूबेला हुआ है तो बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस बी हुआ है तो लीवर कैंसर उसके साथ में मिल सकता है। मीज़ल्स हुआ है तो आपकी डेथ तक भी हो सकती है। तो ये दिक्कत है नेचुरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट।
इसका मतलब ये है कि आपको वैक्सीन का शॉट यहाँ पर लेना पड़ेगा ताकि आपका जो है वो नेचुरल इन्फेक्शन के साथ साथ जो आपकी इम्यूनिटी है या फिर एंटीबॉडीज़ हैं वो थ्रू वैक्सीनेशन भी आएँ। तो ये एक तरीका है नेचुरल वैक्सीनेशन का। दूसरा तरीका है हर्ड इम्यूनिटी को पाने का, वो है वैक्सीन। सिंपल सी बात है, आपने वैक्सीन लगवाई और वैक्सीन लगवाने के बाद आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ जनरेट हुई जो कि आपको आने वाले इन्फेक्शन से बचाएंगी। ठीक है, तो अनलाइक द नेचुरल इन्फेक्शन मेथड्स वैक्सीन क्रिएट इम्यूनिटी विदाउट कोजिंग इलनेस। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जब आप नेचुरल इन्फेक्शन के थ्रू एंटीबॉडीज़ यहाँ पर जनरेट होती हैं तो मीज़ल्स हुआ तो उसके साथ आपकी डेथ होने की संभावना हो जाती है, चिकन पॉक्स हुआ तो निमोनिया की बीमारी आपको लग सकती है, हेपेटाइटिस बी हुआ तो कैंसर भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है अगर आप वैक्सीन के ज़रिए काम करते हो तो। ठीक है, तो ये स्टडी यहाँ पर हुई है, सब बता रही हैं। ठीक है, अनलाइक द नेचुरल इन्फेक्शन मेथड, जैसा कि नेचुरल इन्फेक्शन में होता है उससे विपरीत वैक्सीन जो इम्यूनिटी क्रिएट करती हैं उसमें कोई भी इलनेस यहाँ पर नहीं होती और कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, लाइक मीजल्स हुआ तो डेथ हो गई। ठीक है, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ हर्ड इम्यूनिटी वैक्सीन्स हैव सक्सेसफुल कंट्रोल्ड। ठीक है, तो वैक्सीन सक्सेसफुली कंट्रोल कर सकती हैं कंटेजियस डिजीज सच एज स्मॉल पॉक्स, पोलियो, डिप्थीरिया, रुबेला एंड मैनी अदर्स, और इनमें किसी भी तरीके की कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं आएंगी। ठीक है, ना ही अलग से कोई इलनेस यहाँ पर होगी। आपको रुबेला हुआ तो रुबेला के ही कंडीशंस दिखेंगे, ऐसा नहीं है कि उसके साथ बर्थ डिफेक्ट की कंडीशंस भी आपको दिखें। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हुआ कि हर्ड इम्यूनिटी को पाने का कौन सा बेस्ट तरीका है, क्या हम वैक्सीनेशन को यूज़ करें, क्या हम यहाँ पर नेचुरल इन्फेक्शन जो मेथड है वो नेचुरली तरीके से एंटीबॉडीज़ जनरेट करना फॉर द फ्यूचर इन्फेक्शन वो यहाँ पर यूज़ किया जाए। तो तीन मेथड यहाँ पर हो गए कि या तो आप फुल्ली अपने आप को वैक्सीनेट कर लो लाइक दिस वे, या फिर आप अपने आप को फुल्ली नेचुरल इन्फेक्शन या प्रायर इन्फेक्शन के ज़रिए पर रहो लाइक दिस वे। ठीक है, और तीसरा मेथड यहाँ पर निकल के आया कि आप नेचुरल इन्फेक्शन तो मान लो आपने जनरेट कर लिया, उसके साथ साथ आप वैक्सीन का एक सिंगल डोज भी ले लो। ठीक है, तो दोनों चीज़ें मिक्स कर लो। तो स्टडी ये जो हुई है, जो इतना बड़ा यहाँ पर आर्टिकल आया, इसने ये बताया कि आप जो पहला मेथड है उसको यूज़ करो। ठीक है, नेचुरल इन्फेक्शन प्लस सिंगल वैक्सीन डोज, इस मेथड को आप यूज़ करो। और इस मेथड को यूज़ करने के लिए जो आपके अंदर इम्यूनिटी जनरेट होगी उसको हाइब्रिड इम्यूनिटी कहा जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों नीचे के जो हैं ये तो हर्ड इम्यूनिटी हो गई, और जो ऊपर वाला है इसको हाइब्रिड इम्यूनिटी यहाँ पर कह दिया गया है। ठीक है, इसको हाइब्रिड इम्यूनिटी यहाँ पर कहा गया है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू एक्वायर इम्यूनिटी टू सार्स कोविड 2। तो बेस्ट वे क्या है इम्यूनिटी को एक्वायर करने का, तो ये बताया कि हाइब्रिड इम्यूनिटी बेस्ट तरीका है। हाइब्रिड इम्यूनिटी के अंदर आप जो नेचुरल इन्फेक्शन के ज़रिए प्लस सिंगल डोज ऑफ वैक्सीन उसका कॉम्बिनेशन यूज़ करो, तब आप जो फ्यूचर इन्फेक्शन होंगे उससे आप बच सकते हो। ठीक है, ये बताया। इन्होंने ये बताया कि हाइब्रिड इम्यूनिटी बेस्ट है, ये ग्रेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है कंपेयर्ड टू कि आपने नेचुरल इन्फेक्शन ही लिया है या फिर फुल्ली आप वैक्सीनेट हुए हो। तो नीचे के दो मेथड्स को इन्होंने कम इफेक्टिव बताया है फॉर द फ्यूचर इन्फेक्शन कंपेयर टू द फर्स्ट वन। ओके, तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ओके, तो ये फिर सेम चीज़ें आगे लिखी हुई हैं और फिर डिटेल में चले जाएंगे, इसीलिए आगे नहीं जाना। फुल्ली वैक्सीनेटेड पीपल जो होते हैं, जिन्होंने नेचुरल जो है वो आपका इन्फेक्शन के थ्रू एंटीबॉडीज़ नहीं जनरेट की हैं उनमें भी दिक्कतें हैं, और जिन्होंने फुल्ली जो कि पूरी तरीके से नेचुरल इन्फेक्शन के थ्रू हुए हैं, वैक्सीनेशन नहीं लिया है, उनमें भी दिक्कत यहाँ पर है। तो इन्होंने बताया कि हाइब्रिड इम्यूनिटी का आप यूज़ कर सकते हो। ओके, बाकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये अगला आर्टिकल यहाँ पर आता है, न्यू लाइट्स ऑन हाउ इंसुलिन सिग्नलिंग अफेक्ट टिश्यू हेल्थ। ओके, तो ये आर्टिकल यहाँ पर है, और इस आर्टिकल के अंदर से हम देखें तो वही दो तीन लाइनें निकल करके आती हैं। लाइक इन्होंने लिखा है कि इंसुलिन, आपको पता है इंसुलिन के बारे में दिया गया था लार्जर रोल ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में अभी तक सिर्फ एक ही बात पता थी आपको कि इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज के लेवल्स को यहाँ पर रेगुलेट करने का काम करती है शरीर के अंदर। इंसुलिन जनरेट किया जाता है पैनक्रियाज के द्वारा, और फॉर स्पेसिफिकली अगर हम आगे जाएँ तो पैनक्रियाज की बी सेल्स के द्वारा यहाँ पर ये हार्मोन जो है वो सेक्रेट किया जाता है। ओके, इट कॉमनली एसोसिएटेड विद द एबिलिटी टू रेगुलेट ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। तो शरीर के अंदर जो शर्करा की मात्रा उसको रेगुलेट करने के लिए, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए ये जो आप यहाँ पर इंसुलिन है उसका यूज़ किया जाता है। 1949 से हुई स्टडीज़ से हमें पता लगा कि
ये काम तो करता ही है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का, लेकिन इसके बाद हमें ये भी पता लगा कि ये एक लार्जर रोल प्ले करता है इन द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ टिश्यूज़। तो टिश्यूज़ की ग्रोथ और मेंटेनेंस में भी ये एक हेल्प और रोल प्ले करता है, ठीक है। टिश्यूज़ के अंदर सेल्स होंगी, सेल्स यहाँ पर बढ़ेंगी तो आपका इनडायरेक्टली जो टिश्यूज़ है उनकी ग्रोथ यहाँ पर होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो सेल यहाँ पर बढ़नी शुरू होगी जिससे आपका जो टिश्यू है वो यहाँ पर बढ़ेगा। इसके बाद बहुत सारी स्टडीज़ यहाँ पर चल रही हैं, फंडामेंटल डिटेल्स ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन अभी ये इस तरीके की स्टडीज़ यहाँ पर होती हैं लाइक दिस, ओके। और इस स्टडी से यहाँ पर देखें तो एन इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म इन द सेल इज़ इंसुलिन सिग्नलिंग। तो हर एक सेल के अंदर जो है वो आपका इंसुलिन सिग्नलिंग यहाँ पर वर्क होता है, नाम से ही स्पष्ट है इंसुलिन सिग्नलिंग, ठीक है। ये बताता है कि इंसुलिन का सिग्नल क्या है, मतलब ये कि कितनी एबिलिटी इंसुलिन के शरीर के अंदर है, और ये भी बताता है कि ब्लड में रेगुलेट करने के लिए ग्लूकोज के लेवल को कितनी हमें ज़रूरत है। इन सब चीज़ों को भी यहाँ पर ये बताता है, ओके। तो अब ये नई चीज़ें भी पता लग रही हैं कि आपका जो ग्लूकोज के लेवल है उनको रेगुलेट तो करता है, साथ ही आपके जो आपका जो टिश्यू है उसकी ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए भी ये जिम्मेदार यहाँ पर है, ठीक है। उसके आगे भी जा सकते हैं हम, लेकिन उसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब देख सकते हो, ये जो है वो इसको पूरी चैन को यहाँ पर कहा जाता है इंसुलिन सिग्नलिंग, ठीक है। तो ये डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस इतना सफिशिएंट है। ये हमने इतना यहाँ से कवर करना था, बाकी का छोड़ देना था कि क्या स्टडी हुई वगैरह वगैरह, ठीक है। ओके, ये चीज़ आपको यहाँ पर इतनी पढ़नी थी। उसके बाद ये आर्टिकल है हर्ड मेंटेलिटी इन जूरेसिक डायनासोर, ये भी नहीं पढ़ना। और डिसीजन टू बूस्टर डोज मस्ट बी एविडेंस बेस्ड, कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो अब दूसरा शॉट देना शुरू कर रही हैं। इंडिया में भी जो वैक्सीनेशन है वो 16 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और उसके बाद हमने लगभग 100 मिलियन जो लोग हैं उनको यहाँ पर वैक्सीन भी प्रोवाइड करा दी है फर्स्ट शॉट, ठीक है। उसके बाद जो बूस्टर शॉट है उसको लगाने की बात चल रही है कि बूस्टर शॉट पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो ये तो सिंपल है, ठीक है, इसमें अभी कुछ भी दिक्कत नहीं है, ओके। और तो इसको यहाँ पर इग्नोर मारा जाएगा। ये एक क्वेश्चन कॉर्नर, और क्वेश्चन कॉर्नर के अंदर हमें ये आर्टिकल के अंदर बताया गया था कि किस तरीके से जो एस्ट्रॉयड एंड कॉमेट्स स्ट्राइक करते हैं उनका क्या इम्पैक्ट रहा है अर्थ के एटमॉस्फेयर पे और एवोल्यूशन पे, ठीक है। तो ये आर्टिकल में कुछ खास चीज़ें नहीं लिखी हुई थी, बट एक टर्म निकल के आई, ये है ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट, ठीक है। तो ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट की अगर हम बात करें तो आपकी अर्थ के एवोल्यूशन की हिस्ट्री में एक ऐसा पीरियड आया इन 2.5 बिलियन ईयर्स एगो, जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा जो ऑक्सीजन है उसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ना ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट यहाँ पर कहा गया। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस तरीके से आपकी अर्थ यहाँ पर डेवलप होनी शुरू हुई, और इसी के बीच में प्री कैम्बियन एरा ये चल रहा था। और 2.5 बिलियन ईयर्स एगो के करीब जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है ये रहा, ठीक है। इस एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और अभी तक भी इतनी है, ठीक है। तो ये जो 21% के करीब ऑक्सीजन यहाँ पर आई, ये इसी इवेंट के कारण यहाँ पर आई। इस इवेंट को कहा जाता है ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट या ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट, ठीक है। तो ऐसे सब पॉइंट आपको यहाँ पर ये पता होने चाहिए, ऑलराइट। तो ये लास्ट आर्टिकल था और इससे आपको इतना यहाँ पर पता होना चाहिए था। ये पूरा जो आपका ये डिस्कस हो गया है, और बस थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।